Dear students, welcome back. Yes, current affairs जुलाई 2024. आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इसको समय पे ला पा रहा हूँ. आज 2 अगस्त है. पूरे महीने भर के जो राउंड अप हैं इंटरनेशनल एंड इंडियन न्यूज़ जो एग्जाम में आपको एमसीक्यू में दिख सकते हैं कई तरह से, जैसे GS2 के पेपर में या सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में और कई एग्जाम में जो है इसमें जो इंफॉर्मेशन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो यूजफुल होगी. तो आई होप कि एक बहुत फैसिनेटिंग कुछ मिनट का जो ये 30-40 मिनट का वीडियो है सभी मेरे स्टूडेंट उसको काफ़ी रिलीज करेंगे और इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे. सो लेट अस बिगिन करंट अफेयर्स राउंड अप जुलाई 2024 न्यूज़ व्यूज एंड एनालिसिस. इसके पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर करें हम लोग शुरू, मेरा आपको ये बताना कर्तव्य और आपका जानना ये अधिकार है कि फाउंडेशनल क्लासेस ये फर्स्ट टाइम पॉल साइंस हेल्प के प्लेटफॉर्म पे हो रहा है कि जो टेस्ट सीरीज तो कुछ सालों से आप लोग हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, आपको उससे फायदा होता है, लेकिन उसके पहले यदि एक फाउंडेशनल क्लास लिया जाए, ऐसे कई स्टूडेंट ने कहा कि सर एक फाउंडेशनल क्लास हो जाती, कुछ एक बेसिक नॉलेज हो जाता और फिर तब हम लोग यदि करते. बेसिक नॉलेज मीन्स एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सब लोगों ने पढ़ाई है, तो उसको लेकर के मैंने ये स्ट्रक्चर किया है 2 महीने के लिए बिफोर द टेस्ट सीरीज स्टार्ट्स फॉर बोथ CUET PG एंड UGC नेट. यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटे मोटे ये क्या है, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं अपना नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर के साथ paulsciencehelp@gmail.com में. ये तो आपको पता है, मैं हमेशा कहता हूं कि दीज बुक्स आर वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट एफोर्डेबल बुक. ऑफ कोर्स ये अमेजन पे हैं जिनको कि अभी आप लर्न कर रहे हो कि कैसे जो है डिजिटल फॉर्म में, लेकिन जिस तरह से यूपीआई को आप लोगों ने अडॉप्ट किया है उसी तरीके से अब देखोगे फ्यूचर इज ऑनलाइन बुक, क्योंकि वो आपको कंट्रोल देती है और आपको जिस प्राइस पॉइंट पे देती है वो इम्पॉसिबल है हार्ड बाउंड कॉपी में. तो आप उसका फायदा उठाइए. अभी भी जो है यूजीसी नेट की गाइड जो है इंस्टा मोजो पे है, जो कि पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं. ये सब लिंक यहाँ तो क्लिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिकेबल लिंक दिए जाएंगे. चलिए सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं जो एग्जाम में एमसीक्यू में दिख सकते हैं आपको. पिछले महीने में जुलाई में मैं क्या देख पाया हूं, ये एनिमेटेड है इसलिए एक एक करके आएगी. आप यहाँ पे पहले क्वेश्चन पर हैं, फिर आप सोचें और फिर देखिए मैं क्या आंसर देता हूं. विच कंट्री इज डेवलपिंग स्पेशल पुलिस फोर्स टू कंट्रोल द गैंग वॉर इन हैती. आप सोचेंगे ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिकॉज ऑफ दिस गैंग वॉर इन हैती. हमें ये दुनिया को दिखाता है कि दुनिया कितनी खतरनाक दौर से हमेशा गुजरी है, ऐसा नहीं है, कितनी मार काट. अभी जब मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो मिडिल ईस्ट पूरा सुलग रहा है. आपको पता है इजराइल एक साथ कई फ्रंट पे लड़ाई कर रहा है, हिजबुल्ला से, हुती से, हमास से, ईरान से, टर्की से, सीरिया से. एक तरफ जो है वो यूक्रेन और रसा जो है लड़े जा रहे हैं, और यहाँ हैती कहाँ पे है ये देखिए. पहले तो देखिए कि कौन से कंट्री ने वहां पे अपना स्पेशल पुलिस फोर्स भेजा है. ये भी बहुत आश्चर्य की बात है कि कीनिया खुद, जो कि कोई बहुत पीसफुल कंट्री नहीं है, वहां पे अभी जो है विलियम रूटो, उनके अगेंस्ट में कितना प्रदर्शन हुआ मैंने बताया था, वो वहां स्पेशल पुलिस फोर्स भेजती है. आई डोंट नो क्या रिलेशन है, और इस पर आप रिसर्च कर सकते हैं. हैती है कहाँ, आप देखिए ये यूएसए है, ये यूएसए का ईस्ट कोस्ट है, यहाँ कैरिबियन सी है, उसमें हैती है, छोटा सा आइलैंड कंट्री है. और कहाँ कीनिया कहाँ है, देखिए यहाँ पे. और कीनिया से जो है इतना हजारों मील दूर जो है पुलिस फोर्स तैनात की गई है. क्यों? क्योंकि हैती की ये हालत है. आप इसको जस्ट पढ़ लीजिए. मतलब वहां पे यदि आप वीडियो देखेंगे तो लाइफ कैसे हेल हो गई है, लोग अपने जान की रक्षा के लिए, पूरी कंट्री में लॉलेसनेस है, पूरे गैंग वॉर का वो शिकार हो गया है. वहां पे जो गैंग लॉर्ड्स हैं वो कंट्री को कंट्रोल करते हैं, ना कि गवर्नमेंट. तो जो हॉब्स, यदि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो थॉमस हॉब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर है, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, वो वहां पे दिखती है. लाइफ कैन बी शॉर्ट, ब्रूटिस, नास्टी, लाइक दैट. उस तरह की बातें जो करते हैं वैसी लाइफ हैती अभी जी रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द अंडर वाटर ड्रोन डेवलप्ड बाय द यूएसए. अभी तो ड्रोन का जमाना है. ड्रोन क्या नहीं कर सकता है, कृषि क्षेत्र को ऊपर से छिड़काव करने के से लेकर के, और अभी तो आप देखिए 7 अक्टूबर का जो अटैक हुआ हमास के द्वारा, वो ड्रोन पे चढ़ के वो गए, ड्रोन से बॉम्ब बरसाए जा रहे हैं, ड्रोन से कुछ भी हो रहा है, स्पाइंग हो रही है एंड ऑल. तो यहाँ पे जो है पानी के अंदर जो है यूएसए ने ड्रोन विकसित कर लिया. उसका क्या नाम है मैं ये पूछ रहा हूँ, जुलाई में ये इवेंट हुई है, उसका नाम है मंटा रे.
तो मंटारे कैसा दिखता है आप यहाँ देख सकते हैं, ये मछली जैसी जो है दिखती है, पानी के अंदर का ये ड्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में जो मंटारे के बारे में है उसको तो पढ़ लीजिएगा। नेशनल रैली इज द पॉलिटिकल पार्टी। नेशनल रैली की पूरे जुलाई भर धूम रही, 2 बार धूम रही। नेशनल रैली जो है ये कहाँ की पार्टी है? ये फ्रांस की पार्टी है। फर्स्ट तो ये इंफॉर्मेशन, ये तो आंसर है फ्रांस। ये इसकी जो टॉप लीडर हैं उनका नाम है मैरी ली पेन, और मैरी ली पेन जो है वो फार राइट जो है विचारधारा की है। फार राइट आप कह सकते हैं जैसे हिटलर की जो नाजी पार्टी थी उस टाइप की। और ये जो पार्टी है फार राइट, जिसको कि आप सुपर कंजर्वेटिव कह सकते हैं, जो ट्रेडिशनलिस्ट होते हैं, जो एबोर्सन को अलाउ नहीं करते हैं, परंपरावादी होते हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि हाइपर नेशनलिस्ट होते हैं, अपने देश के लिए मर मिटना, हमारा देश सबसे अच्छा है। तो उस तरह की विचारधारा जो होती है वो उसको हम एक्सट्रीम राइट या एक्स्ट्रा राइट कहते हैं। अभी यूरोप में जब से फासिज्म का अंत हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, तब से राइट विंगिस्ट और सुपर मतलब एक्स्ट्रा राइट विंग होना एक तरह का कर्स था, गाली जैसी थी, और कोई जो है पार्टी ये हिम्मत नहीं करती थी। मैरी लीपेन की जो फादर है उन्होंने ये नेशनल रैली बनाई थी, इसका नाम भी कुछ दूसरा था, लेकिन जब इन्होंने अपनी बागडोर अपनी बेटी को दी तो इन्होंने इसको काफ़ी चेंज किया, इसको पॉपुलर बनाया यंग लोगों में फ्रांस में। और अभी ये हालत है कि राइट विंग पार्टी जो है ना केवल फ्रांस में, इटली में तो राज कर रही है, मतलब इटली में जो शासन है वो फार राइट पार्टी का है, जो ये ब्रदर्स पार्टी कहते हैं, जिसकी जॉर्जिया मेलोनी है। और इसके अलावा नीदरलैंड में, इवन जर्मनी में, हंगरी में भी राज कर रहे हैं। तो राइट विंग और जो एक्स्ट्रा या कह लीजिए एक्सट्रीम राइट विंग का बहुत ज़्यादा तेज़ी से यूरोप में उभार हो रहा है। 2 बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेशनल रैली ने पहली बार जो है धमक दिखाई अपनी यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था 1-2 महीने पहले, उसमें वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। उसके बाद वहां पे जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं जो सेंट्रिस्ट पार्टी के हैं, उन्होंने जो है मैक्रो ने, उन्होंने ये कहते हुए मोरल ग्राउंड लेते हुए कि शायद हमें मैंडेट है कि नहीं, उन्होंने एक स्नैप जो है इलेक्शन की घोषणा कर दी। उस इलेक्शन में 2 राउंड की इलेक्शन हुई, पार्लियामेंट इलेक्शन थी। उसमें फर्स्ट राउंड में नेशनल रैली टॉप पे आ गई और पूरे यूरोप में एक तरह से सनसनी फैल गई कि क्या फ्रांस जो है राइट मतलब फार राइट पार्टी को चला जाएगा। लेकिन सेकेंड दौर में जो है बहुत इलेक्टोरल मैनूवर करने के चलते लेफ्ट और सेंट्रिस्ट पार्टी एक हो गए। बहुत सारे 200 कैंडिडेट को उन्होंने वापस कर लिया, लोगों को स्ट्रैटेजिक वोटिंग करने के लिए कहा, और इस तरीके से इनको थर्ड स्थान पे मैरी लीपेन के नेशनल रैली को पछाड़ के किसी तरह फ्रांस जो है एक कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ अभी आगे बढ़ रहा है। सो ऑल दिस यू मस्ट नो कि क्या हो रही है। मैंने GS2 वाले में जो है फार राइट पार्टी का उदय और उसका इंडिया पे क्या असर पड़ेगा इस पे पूरी एक विवेचना भी की है, उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ USA, जापान एंड साउथ कोरिया डब्ड एज एशियन NATO बाय नॉर्थ कोरिया? ये तो आपको पता है कि बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है सेटर का जब ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। तो अभी जो है USA, जापान, साउथ कोरिया ने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया है जो चाइना और नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट एक तरह से मोर्चाबंदी जैसी दिखती है। इसका नाम जो है ये फ्रीडम एज है, बस याद कर लीजिए। हु इज मसूद पेजेस्कियन? मसूद पेजेस्कियन जो हैं ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं या प्रेसिडेंट हैं, नए प्रेसिडेंट हैं ईरान के। इसको लेकर के काफ़ी न्यूज़ अभी 2 महीने हुई वहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जब शॉर्ट लिस्टिंग हो रही थी। आपको पता है कि वो एक थियोलॉजिकल स्टेट है, 1979 से आयतुल्लाह खुमैनी उसके सुप्रीम लीडर हैं रिलीजियस, और वही समझिए कि देश के जो है टॉप लीडर हैं। और वो चाहते थे, और वो जो कंजर्वेटिव जो थियोलॉजिकल जो ग्रुप है वो चाहती थी कि एक बहुत ही कंजर्वेटिव और एक्स्ट्रा रिलीजियस पर्सन बने, लेकिन ये थोड़े उदारवादी विचार के हैं, तो ये एक नई करवट भी ईरान के पॉलिटिक्स में ला सकती है। और अभी आप देखिए कि इनका ही जो है ताजपोशी था, या इनकी ही जो है ये इनको कार्यभार संभाल रहे थे, शपथ ग्रहण कर रहे थे, उसी में जो है इंडिया से लेके सब लोग गए थे, जिसमें कि इस्माइल हानिया भी गए थे जो हमास के पॉलिटिकल लीडर हैं। और उसी रात इजराइल, ऐसा माना जाता है कि इजराइल ने वहाँ एक टारगेटेड मिसाइल से इस्माइल हानिया की
हत्या की। और इस पे जो है अभी पूरा नॉर्थ मिडिल ईस्ट जो है सुलग रहा है। मैं आगे उस क्वेश्चन को भी पूछ रहा हूँ। सो न्यू ईरान प्रेसिडेंट, इनका फोटो भी आप देख सकते हैं, ही एक स्केच है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज इस्माइल हनिया। मैंने अभी जैसा बताया कि अभी जो सबसे सनसनीखेज न्यूज हुई है वो इस्माइल हनिया को लेके हुई है। ये हमास जो कि लड़ाई लड़ रहा है 7 अक्टूबर एक घटना के बाद से इजराइल से, उसके ये पॉलिटिकल चीफ थे और यही वो लीडर थे जो कतर में ये बेस्ड थे, कतर में ही रहते थे और वहीं पे एक मेडिएशन कतर के कर रहा था और हमास और इजराइल के बीच में, जिसमें यूएसए भी ब्रोकर कर रहा था, एक समझौता होने की आशा थी। वैसे कुछ समय पहले इनके बच्चों को मारा गया, फिर इनके बहुत सारे रिलेशन को मारा गया और अभी जब ये ईरान के प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे, जहां इंडिया के भी रिप्रेजेंटेटिव गए थे, तो वहां रात में जब ये सो रहे थे तो अल सुबह जो है जिस अपार्टमेंट में रह रहे थे वहां पे मिसाइल से हमला हुआ, उसमें ये मारे गए। सो पॉलिटिकल चीफ ऑफ हमास, आप इनका फोटो देख सकते हैं। अभी तो कई जगह ये काफी पॉपुलर थे और इसके बाद देखिए क्या हुआ है। चूंकि ये ईरान में ये घटना हुई है, तेहरान में, एकदम मिड तेहरान में, तो ईरान ने ये कहा है कि हम तो इसका बदला लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि ईरान समर्थक जो ग्रुप्स हैं, मिलिशिया ग्रुप लाइक हिजबुल्ला लेबनान से ऑपरेट करते हैं, हुती यमन से करते हैं, हमास जो है वो गाजा स्ट्रिप से करते हैं, आईएस और उनके भी कई जो समर्थक उस इलाके में जो है सीरिया में ईरान के हैं, तो वो सब जो है अभी मिल करके इजराइल पे कुछ बड़ी अटैक करने की प्लान कर रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि आओ, कम ऑन, मेरे ऊपर अटैक करो और फिर देखो मैं क्या करता हूँ। इन सारे मसले से ये लगता है कि मिडिल ईस्ट अभी एक बहुत लंबे जो है एक वॉर और के दौर में जो है प्रवेश कर रहा है। ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। हु इज द पीएम ऑफ नेपाल। अब यहां मैं आपको इस तरह से नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं। आई एम श्योर कि आप बिल्कुल कंफ्यूज कर जाएंगे। शेर बहादुर देवा है कि केपी शर्मा ओली हैं कि पुष्प कुमार दहल है, क्योंकि वहां पे ना म्यूजिकल चेयर का गेम चल रहा है कुछ सालों से। यही 3 जेंटलमैन जो है वो बनते रहते हैं, कभी ये बनते हैं कभी वो बनते हैं। वहां की पॉलिटिक्स ऐसी है कि किसी एक पार्टी को वहां बहुमत मिल नहीं पा रही है और जब एक पार्टी को नहीं मिलती है तो फिर कोलिशन बनते हैं, कोई कोलिशन से छिटक जाते हैं। अभी पुष्प कुमार दहल थे, इनको इनका समर्थन वापस हो गया, जो इनको समर्थन कर रहे थे केपी शर्मा ओली के पास चला गया है, तो अभी केपी शर्मा ओली हैं। नॉट गुड थिंग फॉर नेपाल। अब यहाँ आइए, एससीओ समिट अभी 2024 की हुई है, ये 24वां एनुअल समिट था। बहुत इंट्रीगुइंग है इसमें, मतलब एक तरह का इंटरेस्टिंग भी है और क्यूरियस भी है कि इंडिया ने अपने हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट को नहीं भेजा, मोदी जी इसमें नहीं गए। इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान, चूंकि एससीओ का मेंबर है, इंडिया बहुत अपने को सहज नहीं पा रहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर को, जो कि इंडिया को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर या मिनिस्टर दिख रहे हैं। तो थोड़ा इंडिया अपने को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से अलग करता हुआ दिख रहा है। आपको पता होना चाहिए कि 2023 में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के होस्ट हम थे, चेयरपर्सन हम थे, मींस इंडिया थी, लेकिन इंडिया ने फिर भी जो है उसको उस मीटिंग को वर्चुअल मीटिंग करना प्रेफर किया, वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया और उसमें कोई फिजिकल मीटिंग नहीं की। तो इन दोनों घटना से आप समझ सकते हैं कि इंडिया के रडार पे एससीओ नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि ये एससीओ की समिट जो 2024 की, जो इसका 24वां एनुअल समिट था, कहां पे हुआ है? तो ये हुआ है अस्ताना। अस्ताना क्या है? ये कजाकिस्तान की राजधानी है। डियर स्टूडेंट, इस बात को भी आप गौर से समझें कि कजाकिस्तान की राजधानी कहां है, ये आपको पता होना चाहिए। नॉट ओनली कि कजाकिस्तान की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, लेकिन जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, टर्कमेनिस्तान, इन सब की जो जो कैपिटल हैं, जो इनकी करेंसी है, क्योंकि वो एक जीके का क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ हरिकेन इन द कैरिबियन सी इन द मंथ ऑफ जुलाई? देखिए, जो हरिकेन या साइक्लोन आते हैं, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो इधर आते हैं, उसको तो हम लोग साइक्लोन कहते हैं, जो हमारे बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में आते हैं, मतलब इंडियन ओशन में। लेकिन वही जब अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक में आते हैं तो उसको हरिकेन कहते हैं, और जब वो चाइना सी में आते हैं तो उसको टाइफून कहते हैं। तो अलग अलग नाम से जो है वो लोकल नेम दिए जाते हैं। इन सब का जो नेम है ना, नोमेनक्लेचर, वो पहले से तय होता है। जैसे अभी अभी से पता है कि नॉर्थ अटलांटिक में
जो अगला हरिकेन आएगा उसका क्या नाम होगा। और वो नाम जो है, वो जो एक कमेटी बनती है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, वो उसमें सब कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और हर कंट्री के कल्चर से रिलेटेड कुछ नेम जो है लिए जाते हैं। तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या नाम था उस हरिकेन का जो जुलाई के मंथ में कैरिबियन सी को जिसने कि बहुत नुकसान पहुंचाया और अमेरिका के तट पे भी काफी नुकसान उससे हुई। इसका नाम था बैरल। आप ये फोटो देखिए यहाँ पे, और ये देखिए ये है कैरिबियन सी, ये है अमेरिका और ये जो ये कैरिबियन सी है और यहाँ पे ये बनती है, इसका लैंडफॉल यहाँ होता है। और जो कैरिबियन के आइलैंड हैं जैसे जमाइका, बारबाडोस, त्रिनिदाद, जिसको हम वेस्ट इंडीज कहते हैं, जो हमारे साथ क्रिकेट खेलती है, क्रिकेट के लिए फेमस है, वहाँ पे इसकी तबाही हुई। और जो इस इलाके फ्लोरिडा एंड अदर जो साउथ अमेरिका यूएसए के जो पार्ट हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत छोटा फोटो है लेकिन इसकी कुछ तबाही का दृश्य यहाँ देख सकते हैं। बैरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री इज द लेटेस्ट मेंबर ऑफ एससीओ। फिर हम लोग एससीओ पे लौटते हैं क्योंकि एक और न्यूज आई। क्या न्यूज आई कि 10th मेंबर जो है वो मिल चुका है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। अभी तक 9 मेंबर थे। कौन है ये 10वां मेंबर? इसका नाम है बेलारूस। आप समझ सकते हैं ये मेंबर क्यों है, क्योंकि इसने रसिया को ओपन हेल्प किया है यूक्रेन के वॉर में। बेलारूस एक तरह से रसिया के साथ खड़ा दिखता है, तो रसिया इसको लेकर के संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आए। आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले रसिया जो है ईरान को लेकर के आते हैं पिछले साल। तो अब इसमें देखिए कैसे कैसे कंट्री एससीओ में है। इसमें पाकिस्तान है, ईरान है, बेलारूस है। इसके चलते शायद चाइना भी है। तो इंडिया बहुत कंफर्टेबल अपने को नहीं पा रही है और इससे थोड़ी दूरी बना रही है। एससीओ का जो सेटअप हुआ था ये कब हुआ था देखिए, ओके 2000 के आसपास कुछ इसका हुआ था, टाइम देख लीजिएगा। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान 7वें और 8वें मेंबर के रूप में ज्वाइन किए थे और 2022 में ईरान 9th मेंबर के रूप में, और अभी बेलारूस 10वें मेंबर के रूप में ज्वाइन करता है। तो अब इसके 10 मेंबर हो चुके हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग परहैप्स। ओके, NATO समिट ऑफ 2024 वाज हेल्ड इन। जिस समय में मोदी जी रसिया गए थे, इंडिया रसिया समिट हुई थी, उसके बारे में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। उसी टाइम में 8 और 9 जुलाई या 9 या 10 जुलाई 11 जुलाई को नाटो के सारे जो कंट्री के मेंबर थे, हेड ऑफ द स्टेट, वो मीटिंग कर रहे थे वॉशिंगटन में कि यूरोप में जो वॉर हो रही है, जो गजा वॉर हो रही है, और जो जो जियो पॉलिटिक्स है उसको कैसे नाटो किस तरह से देखता है और क्या कर सकता है इसमें। तो नाटो की बैठक होती है वॉशिंगटन डीसी, जहां पे उसकी स्थापना भी हुई थी 9 से 11 जुलाई में। ये है नाटो के सारे लीडर जो आप इसमें देख सकते हैं। आप शायद ऋषि सुनाक को भी देख सकते हैं। ऋषि सुनाक तो होंगे नहीं, वो तो हट चुके हैं। जिसमें आप जो बाइडेन को आप देख सकते हैं, मेनी अदर जो नाटो के मेंबर हैं। नाटो के मेंबर आपको पता है कि अभी 32 हो गए हैं। लेटेस्ट जो 2 मेंबर हैं स्वीडन और फिनलैंड है। What is the new name of loss and damage fund related to climate change? यहाँ पे चलिए थोड़ी बात हम लोग लॉस एंड डैमेज फंड की करते हैं। यहाँ क्वेश्चन तो ये है कि इसका नया नामकरण किया गया है। पहले ये समझिए लॉस एंड डैमेज फंड था क्या या है क्या। आपको पता है कि UNFCCC के तहत हर साल जो है, जो पार्टी जिन्होंने इसको साइन किया है 1992 में, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये खुद ये कन्वेंशन निकल के आता है 1992 में रियो समिट के बाद। और उसमें ये हुआ था कि एजेंडा 21 को इम्प्लीमेंट करेंगे, हम दुनिया को बचाएंगे क्लाइमेट चेंज से। उसकी ये जो भी पार्टी ने इसको साइन किया है, उसमें कंट्री भी हैं, नॉन कंट्री भी, मतलब नॉन स्टेट एक्टर भी हैं, वो सब जो है सालाना एक बार मिलते हैं, जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं, COP। अब जो 26वां COP होता है शायद ग्लासगो में, वहां पे लॉस एंड डैमेज फंड को एकदम कंक्रीटाइज कर दिया जाता है। बाद के 27वां और 28वां में इसमें पैसे का इंतजाम किया जाता है। ये बेसिकली ये फंड है जिसमें कि डेवलप्ड कंट्री ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। वो उन सब वल्नरेबल इलाके में जो कि बिल्कुल तबाह हो जाएंगे या बहुत परेशान हो गए, वहाँ पे भी जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उनको हेल्प करने के लिए एक फंड बनाई जा रही है, जिसमें ऐसा मानना है कि कुछ ट्रिलियन $US की जरूरत है, जिसमें अभी तक कुछ मिलियन, हजार, सैकड़ों, कुछ मिलियन का ही इंतजाम हुआ है। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन फिर भी शुरुआत हुई है। इस लॉस एंड डैमेज फंड का नया नाम क्या कर दिया गया, मैं पूछ रहा हूँ। आपने अभी तक गेस कर लिया होगा। इसका नाम कर दिया गया है FRLD, रिस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज, फंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज, फंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज। ये जो एक COP की एक ब्रांच मीटिंग हुई थी, उसमें आप देख सकते हैं वहां लॉस एंड डैमेज की बात हुई है। शायद मुझे लग रहा है कि ये
28th जो COP हुई थी उसका फोटो है, जिसमें कि UAE के दुबई में हुआ था। वहां लॉस एंड डैमेज फंड के नेम चेंज किया गया है। यहाँ नेम देख सकते हैं, फंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू लॉस एंड डैमेज। एक एक्सो प्लैनेट की खोज हुई है। एक्सो प्लैनेट मतलब जो कि बहुत बहुत दूर है, मतलब हमारे प्लैनेटरी सिस्टम से काफी दूर, जिसमें ऐसा लगता है कि वाटर और लाइफ सस्टेनिंग कंडीशन है, शायद वहां पे जीवन हो, लेकिन इतना दूर है। उसका क्या नाम है? उसका नाम अभी टेक्निकल दिया गया है LHS 1140b। और वहां पे ये जो इंडिया से 48 लाइट ईयर्स अवे है। लाइट ईयर अवे मतलब कि एक साल, यदि प्रकाश को सोचिए कि सूरज की रोशनी को आने में केवल 8 मिनट लगते हैं, तो सोचिए कितना दूर है कि एक साल में जितना सूरज की रोशनी या लाइट ट्रेवल कर सकता है, इसको जो है 48 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में लाइट को भी। माय गॉड, कितना दूर है। और ये एक्सो प्लैनेट में लगता है कि वाटर कंडीशन, जस्ट ये जीके के लिए है, इसका और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। Which South Asian country recently upgraded its partnership with China to a comprehensive strategic cooperation partnership? इंडिया के लिए डेफिनेटली एक कंसर्निंग एक न्यूज है। और ये कंट्री जिसने कि अपने पार्टनरशिप को इतना ऊपर ले गए हैं, कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप, वो है बांग्लादेश। और इससे जो है चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, जो उनकी इंडिया को जो घेरने की जो एक कवायद है कि बांग्लादेश में घेरो, फिर श्रीलंका में, फिर मालदीव में, अफगानिस्तान में, ये जो है पाकिस्तान में, ये इसका एक बहुत बड़ा जो है कंसर्न इंडिया में है। हु वॉज थॉमस क्रूक्स? ये न्यूज जो है बहुत छाया रहा अमेरिका में। आप इस बच्चे का पहले फोटो देखिए। ये है महज 20-22 साल का बच्चा, आई डोंट नो, पेंसिल्वेनिया में एक स्टूडेंट। इसने क्यों मारने की कोशिश की ट्रम्प को, आई डोंट नो। ये वो गनमैन है जिसको कि मार दिया गया, उसके साथ राज भी चला गया। इसने जो है अपने बंदूक से ट्रम्प को मारने की कोशिश की, क्यों, आई डोंट नो। और ये है वो मौका जहाँ पे कि उनको कान में हल्की सी गोली लगती है, छू के निकल जाती है, और फिर वो मुट्ठी भींचते हैं, फाइट फाइट का नारा देते हैं। और उनके लिए तो एक तरह से पॉलिटिकली ये वरदान के जैसा हो गया ट्रम्प के लिए, क्योंकि आपको पता है जब किसी भी नेता के साथ ऐसा होता है तो उसकी पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ जाती है। तो उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई। अब तो ये कह रहे हैं कि भगवान ने मुझे बचाया क्योंकि मुझे अमेरिका का सेवा करना है प्रेसिडेंट के रूप में। तो कई लोग कहने लगे कि अब तो कोई मुकाबला है ही नहीं आफ्टर दिस गोली कांड के बाद। लेकिन अभी जब कमला हैरिस मैदान में आई हैं, तब फिर सिनेरियो थोड़ा इनके लिए टफ हो गया है। हु इज JD वेंस? JD वेंस भी अब एक इंपॉर्टेंट जो है पॉलिटिशियन कैरेक्टर बन के इस अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो नवंबर में होने वाली उसमें उभर के आए हैं। कौन है ये जो है रनिंग मेट हैं ट्रम्प के। रनिंग मेट का मतलब क्या होता है? वहां पे आपको पता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, इंडिया की तरह नहीं कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं चुनते हैं, बल्कि MP और MP खुद प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं। वहां पे आप डायरेक्टली अपने प्रेसिडेंट, जो कि एग्जीक्यूटिव हेड भी होता है और गवर्नमेंट का भी हेड होता है, स्टेट का भी, उसको चुनते हैं। प्रेसिडेंट जब इलेक्शन लड़ते हैं तो पहले से डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं यदि प्रेसिडेंट बना तो कौन मेरा वाइस प्रेसिडेंट होगा। तो उन्होंने जो वाइस प्रेसिडेंट चुना है ट्रम्प ने, यदि वो बनते हैं, उसको रनिंग मेट कहते हैं, उनका नाम है JD वेंस। ये है उनका फोटो JD वेंस का, ये है मिस्टर ट्रम्प। JD वेंस का इंडिया से एक नाता है, ये इंडिया के हैं दामाद। कैसे? क्योंकि इनकी जो पत्नी है उनका नाम है उषा चिलकुरी। शादी के बाद ये वेंस हो गई है। दोनों येल यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई करते थे, ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, उन्होंने शादी की। तो चाहे कमला हैरिस जीतें, चाहे JD वेंस बने वाइस प्रेसिडेंट, दोनों में एक बात तो होनी है, यदि JD वेंस बनते हैं वाइस प्रेसिडेंट, तब भी जो है हमारे दामाद वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। और यदि कमला हैरिस बनती हैं तो हमारी बेटी जो है, मतलब इंडिया की बेटी, वो जो है बनेगी अमेरिका के राष्ट्रपति। आफ्टर ऋषि सुनाक्स प्राइम मिनिस्टरशिप, ये हम लोगों के लिए एक और गौरव के पल आने ही वाले हैं, जो कि 100% श्योर है कि आइदर ऑफ दिस टू विल हैपन। हु इज हेडिंग EU? ये मोहतरमा जिनका फोटो आप देख रहे हैं, ये जर्मनी की हैं। ये हेड करती हैं यूरोपियन यूनियन को। यूरोपियन यूनियन को हेड करने का मतलब ये होता है कि उसमें जो उसकी गवर्नमेंट जो है, उसको आप कह सकते हैं यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट होते हैं वही यूरोपियन यूनियन को हेड करते हैं। इनका नाम है उर्सुला वॉन डर लेन। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, कई सालों से, पिछले 5 साल से भी ज़्यादा से ये यूरोपियन यूनियन की हेड हैं। लेकिन अभी इनका टर्म पूरा हो गया था, फिर से इनको चुन लिया गया है 5 साल के लिए, इसलिए ये न्यूज़ में
आई हैं, इनके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। ये जर्मनी से बिलोंग करती है, ये 13वीं प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, 2019 से हैं, अभी 5 साल बाद फिर 5 साल के लिए चुनी गई हैं। इनकी पार्टी जो है वो सेंटर राइट ऑफ, ध्यान दीजिएगा ये भी राइट पार्टी है लेकिन फार राइट नहीं, सेंटर राइट जो जर्मनी में CDU है, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, उनकी ये लीडर हैं। और पार्लियामेंट जो यूरोपियन पार्लियामेंट में, आपको ये नॉलेज होना चाहिए यदि आप सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स दे रहे हैं, कि यूरोपियन पार्लियामेंट में सेम पार्टी नहीं रहती। नाम क्या होता है, जैसे CDU से जीत के 25 मेंबर गए, नेशनल रैली से जीत के मान लीजिए 20 मेंबर गए, किसी और पार्टी से जीत के गए, तो सब वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कोलिशन बनाते हैं, और वहां 6-7 कोलिशन है, उसमें से एक कोलिशन जो है वो यूरोपियन पीपल्स पार्टी है, जो सेंटर राइट है, हल्का सा राइट है। उस पार्टी जो यूरोपियन पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी पार्टी, उसका नाम है यूरोपियन पीपल्स पार्टी, उसकी ये हेड है। और वही हेड जो है वो एक तरह समझिए कि यू के भी हेड बनते हैं। जैसे कि इंडिया के पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर बनता है, यूके के पार्लियामेंट में भी सेम वे यूरोपियन पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी कोलिशन ग्रुप होता है, ध्यान रखिएगा ये कोलिशन ग्रुप है। यदि आप देखेंगे यूरोपियन पीपल्स पार्टी में, तो इसमें नेशनल रैली होगी, इटली की ब्रदर्स पार्टी होगी, CDU होगी, ऐसे बहुत सारे पार्टी मिल करके अलायंस बनाते हैं। तो उनकी ये हेड है उर्सुला वॉन डर लेयन। तो आप इनको न्यूज में काफी सुनेंगे कि उर्सुला वॉन डर लेयन ने ये कहा, वो कहा, ये कहा। विच कंट्री वॉन द यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप। आइए अब स्पोर्ट्स पे बात करते हैं। दो बेहद फुटबॉल के बड़े इवेंट हुए जुलाई में। एक जो है यूरो, जो हर 2 साल पे होता है, यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल हुई। इस बार वो फ्रांस में हो रही थी, कहाँ हो रही थी, फ्रांस, मुझे लगता है शायद फ्रांस में। और उसको जीता किसने, स्पेन ने जीता। बहुत ही फैसिनेटिंग था, मैंने फाइनल मैच देखा था। और ये देखिए फ्रांस के जो प्लेयर हैं, आप देख सकते हैं, फ्रांस सॉरी स्पेन के प्लेयर। और स्पेन इसलिए भी बहुत अच्छा देख के लगा क्योंकि इसमें बहुत यंग प्लेयर थे। एक तो 16-17 साल का प्लेयर था जिसने कि गोल किया, मुझे लगता है ये प्लेयर। विच कंट्री वॉन द कोपा अमेरिका फुटबॉल चैंपियनशिप। यहाँ पे एक बार फिर से विंटेज मेसी दिखे। मेसी ने फाइनल खेला, अर्जेंटीना ने इसको कितने बार, शायद 17-18 बार जो है कोपा अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका मिला करके चैंपियनशिप। तो यहाँ पे आप अर्जेंटीना के प्लेयर को देख सकते हैं और यहाँ आप मेसी को देख सकते हैं। इस मैच में मेसी को चोट लग गई थी और रोते हुए बाहर निकल गए थे, और उस समय अर्जेंटीना जो है शायद बराबरी पे था, लेकिन लास्ट मोमेंट में जो है उसमें गोल होता है और अर्जेंटीना जीतती है, और मेसी के कप में एक और कप जुड़ जाता है। हु इज प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। अभी तो ये न्यूज में चल ही रहा है, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी ये ह्यूजली न्यूज में है। इस जेंटलमैन का नाम है निकोलस मैडुरो। क्यों मैडुरो जो है न्यूज में, इनका फोटो आप देख सकते हैं। ये एक सोशलिस्ट पार्टी है वहां पे, यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुएला, उसके टॉप लीडर हैं। ये लगभग 10-15 साल से शासन में हैं, प्रेसिडेंट हैं, और एकदम एक छत्र राज है। लेकिन अभी जो उन्होंने इलेक्शन करवाया उसमें ऐसा माना जा रहा है, वहां के पब्लिक ही मान रही है कि इसमें बेईमानी हुई है और ये जीते नहीं है, लेकिन झूठ का इन्होंने जो है फज करके अपने रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया कि मैं जीता हूं। इसको लेके जो है जनता सड़क पे उतर आई है, पूरा आंदोलन हो रहा है, और पूरे साउथ अमेरिका के बहुत सारे कंट्री ने इस गवर्नमेंट को मानने से ही इनकार कर दिया है। पूरी दुनिया देख रही है कि वहां पे क्या हो सकता है। तो ये लेजिटिमेसी खो चुके हैं एक तरीके से मुडोरो। आप देख सकते हैं लोग वेनेजुएला के कैसे सड़कों पे उतर के अपने ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन को जो है रिग्ड इलेक्शन बता रहे हैं कि ये इलेक्शन झूठा है। फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग ऑफ क्वाड। अब यहाँ वेनेजुएला के बारे में एक दो और बातें बता दें। वेनेजुएला साउथ अमेरिका की कंट्री है जहाँ पे कि माना जाता है कि सबसे ज्यादा तेल का जो रिजर्व है इस कंट्री में है। एक समय में ये कंट्री बहुत अमीर थी, लेकिन इसमें काफी तेल के एक्सपोर्ट में कुछ गड़बड़ हुई है। क्या, ये आप रिसर्च से जान सकते हैं। और इसकी हाइपर इन्फ्लेशन रहा है, लोग वहां बहुत कष्ट से गुजरे हैं। इधर हाल में इसकी GDP काफी घट गई है। फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग ऑफ क्वाड हेल्ड इन जुलाई वेयर। क्वाड आपको पता है जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और USA का एक सिक्योरिटी डायलॉग है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो कि चाइना के हेजोमनी को इंडो पैसिफिक में रोकने की कवायद है। और उस को जो उसके जो क्वाड के जो समिट होती है उसमें तो हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट भाग लेते हैं, लेकिन बीच में अभी फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई जिसमें कि काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं। इंडिया से जयशंकर उसमें भाग लेते हैं। तो अब मैं पूछ रहा हूं कि ये कहां पे हुआ जुलाई में। ये हुई है टोक्यो जापान में 29 जुलाई को।
इजराइल टुक ओवर गोलान हाइट्स फ्रॉम विच कंट्री, क्यों ये न्यूज में है मैं अभी बताऊंगा। पहले ये आप क्वेश्चन जान लीजिए, गोलान हाइट्स जो है कहां पे है मैं ये भी बताऊंगा आपको, और ये जो है किस कंट्री से इजराइल ने छीना और कब छीना। मेरा क्वेश्चन है, ये छीना इजराइल ने सीरिया से। कब छीना? एक वॉर हुई थी जिसको कि 6 डे वॉर कहते हैं 1967 में। ये अरब इजराइल वॉर था, बहुत ही भीषण। इसमें इजराइल ने जो है बहुत सारे टेरिटरी को कैप्चर कर लिया अगल बगल के स्टेट से। गोलान हाइट्स आप समझ सकते हैं, कुछ पहाड़ी इलाका पठारी होगा जैसे तिब्बत जैसे, उस गोलान हाइट्स जिसमें बहुत कम लोग रहते थे उसको इसने, लेकिन स्ट्रैटेजिक है क्योंकि हाइट पे है, इसको इसने सीरिया से छीन लिया। उसी लड़ाई में जो है गजा स्ट्रिप जिसमें कि अभी हमास रूल करती है, हमारे साथ लड़ाई, वो उसने इजिप्ट से छीन लिया। और उसी लड़ाई में वेस्ट बैंक नाम की जगह जिसमें फिलिस्तीन के लोग बेचारे बसे हुए हैं, वो उसने जॉर्डन से हड़प लिया। ये 3 जगह, इनफैक्ट उसने एक और इलाका बहुत बड़ा सिनाई पेनिनसुला जो है, एक डेजर्ट है, वो इजिप्ट से हड़प लिया था। लेकिन बाद में दोनों के बीच में जो समझौता होता है कैंप डेविड, उसके तहत उसने सिनाई पेनिनसुला लौटा दिया इजिप्ट को। लेकिन ये सब इलाका नहीं लौटाया, आज भी ये लगभग इजराइल के कब्जे में ही है। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप उसने एक तरीके से सेमी ऑटोनोमस जो है वो फिलिस्तीनी लोगों को दे दिया है कि आप अपने यहाँ रहो। लेकिन अभी तो आप देखिए कि गजा में क्या हो रहा है। इस गोलान हाइट पे हुआ क्या, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज द नेम ऑफ कम्युनिटी पीपल हु वेर सेटल्ड इन द गोलान हाइट्स बाय इजराइल? जब इसने ऑक्युपाई किया तो गोलान हाइट्स में उसने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो अरेबियन इस्लामिक एक तरह से रूट से आते हैं, लेकिन उसमें हिंदुइज्म का भी पुट है, एक अलग तरह के लोग हैं, उसको उसने बसाया। वो कम्युनिटी क्या है मैं पूछ रहा हूँ। वो कम्युनिटी जो गोलान हाइट में अभी रहती है उसका नाम है ड्रुज कम्युनिटी वहां पे रहती है। और हुआ ये कि हिजबुल्ला से जो है काफी दिनों से लड़ाई चल रही है। हिजबुल्ला एक मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबनान के एक पार्ट को कब्जा करता है। वो नॉन स्टेट एक्टर है, वो हमेशा जो है लड़ता रहता है इजराइल से, इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पे है। जब से हमास के साथ इजराइल का युद्ध हुआ है तो हमास के समर्थन में हिजबुल्ला जो है रॉकेट गोला दागते रहते हैं इजराइल पे, और इजराइल भी उसके जवाब में गोला दागती रहती है। ये लड़ाई चलती रहती है। अभी क्या हुआ कि वो लड़ाई ने एक नया रूप ले लिया। एक दिन ये पता लगा कि एक बहुत बड़ा रॉकेट हमला होता है हिजबुल्ला का गोलान हाइट पे, और एक फुटबॉल मैदान पे गिरता है, और वहाँ 12 बच्चे ड्रुज कम्युनिटी के मारे जाते हैं। इजराइल ने इसका बदला इस तरीके से लिया कि उसने बम बरसाया हिजबुल्ला के ठिकानों पर और उसके एक टॉप कमांडर को मार गिराया। तो ये है वो प्रोजेक्टाइल जो गिरा हिजबुल्ला का जिसमें बच्चे मारे गए। तो ड्रुज कम्युनिटी का, तो ड्रुज कम्युनिटी इसलिए जो है न्यूज में आ गई, कौन है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इंटरेस्टिंग हम लोगों को जानना चाहिए। डिफरेंट टाइप की कौम या कम्युनिटी जो दुनिया के बहुत डिफिकल्ट इलाकों में रहती है उसमें से एक है ड्रुज। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स किस कंट्री के आर्मी का नाम है? इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स, यस, यदि आप गेस कर पाए तो सही है, ईरान। और ये कैसे दिखते हैं आप यहाँ इस फोटो में देख सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ इंटरनेशनल में, ये मैच करने का क्वेश्चन है। ये सभी नॉन स्टेट एक्टर हैं, हिजबुल्ला, हुती, बोको हराम, ISIS। ये किस कंट्री से ऑपरेट करते हैं मैं पूछ रहा हूँ? यमन, नाइजीरिया, लेबनान, सीरिया। तो हिजबुल्ला ऑपरेट करते हैं लेबनान से, हुती ऑपरेट करते हैं यमन से, बोको हरम जो है नाइजीरिया बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और ISIS ऑपरेट करते हैं सीरिया से। जानना चाहिए, ये कई एग्जाम में आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है। इसमें ध्यान देने की बात है कि हिजबुल्ला, हुती और हमास ये सभी जो हैं वो ईरान समर्थित ऑर्गेनाइजेशन है। अब आइए हम इंडिया न्यूज पे नजर दौड़ाते हैं जो एग्जामिनेशन में आने की संभावना है। हु इज द न्यू आर्मी चीफ ऑफ इंडिया? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आपको पता है कि मेजर जनरल मनोज पांडे अभी रिटायर हो गए हैं, और उसके बदले जो बने हैं आर्मी चीफ, उनका नाम हमें पता होना चाहिए, और वो हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। यही नहीं, हमें उनका फोटो भी पता होना चाहिए, सो दैट कि हम पहचान पाएं कि हमारे कौन आर्मी के चीफ हैं जो देश की रक्षा करते हैं। ये हैं मेजर जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो बन गए हैं न्यू आर्मी चीफ। जब इनका नाम आप जान ही रहे हैं तो नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ भी क्यों ना जाने। तो नेवल चीफ जो हैं वो चीफ एडमिरल के त्रिपाठी हैं।
तो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी नेवल चीफ हैं और एयरफोर्स के जो चीफ हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। तो ये तीन जो हैं, विवेक राम चौधरी हवाई हमले से हमारी रक्षा करते हैं, और नेवी चीफ जो हमारी जो समुद्री सेना है उसको हेड करते हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, और जनरल उपेंद्र द्विवेदी हमारे आर्मी चीफ हैं। और इन तीनों के जो हेड करते हैं वो CDS होते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपको नाम याद है? याद कर लीजिएगा। पहले तो रावत जी थे जिनका डेथ हो गया, उसके बाद जो नए आए हैं मुझे नाम याद नहीं अभी है, लेकिन उनका भी नाम आपको जानना चाहिए। 4 लोगों का नाम आपको जरूर जानना चाहिए। व्हाट आर द नेम ऑफ द 3 न्यू क्रिमिनल लॉ, ये भी जानना चाहिए क्योंकि ये 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। अभी तक आपको पता है कि इंडियन पेनल कोड था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट था। उन सब को एक भारतीय नेम देके बहुत सारे चेंजेस करके फिर से लागू किया गया है। भारतीय न्याय संहिता अब कहलाएगी IPC के बदले, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहलाएगी CRPC के बदले, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहलाएगी इंडियन एविडेंस एक्ट के बदले। तो हमें नाम एटलीस्ट जानना चाहिए, उसमें जो चेंजेस हुए वो भी जानना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को इन कानूनों से बंधे रहना है तो हमें पता भी होना चाहिए। हु इज सुजाता सोनिक, ये एक बहुत अच्छा सूदिंग न्यूज आई एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेसी से महाराष्ट्र से। कौन है ये ओनली वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट इन 64 ईयर, 64 साल से जब से वहां पे चीफ सेक्रेटरी की संस्था बनी है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के टॉप ब्यूरोक्रेट होते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का वो पता है क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, और स्टेट में जो टॉप ब्यूरोक्रेट होते हैं उनको कहते हैं चीफ सेक्रेटरी। अभी तक कोई भी वुमेन जो है चीफ सेक्रेटरी नहीं बने थे महाराष्ट्र के। सी इज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र, सुजाता सोनिक। इनका फोटो भी आप देख सकते हैं, ये हैं मिस सुजाता सोनिक। इंडिया रसिया समिट 2024 कहां पे हुआ? जैसे मैंने आपको बताया कि जिस समय में नाटो जो है अपनी समिट कर रहा था, लगभग उसी समय मोदी जी मॉस्को की यात्रा कर रहे थे, वहां वो पुतिन से मिले और मोदी पुतिन वार्ता हुई। ये इंडिया रसिया के बीच का जो है 20 साल से भी ज्यादा जो है बायलैटरल समिट हर साल होती है, कोरोना को छोड़ दे तो, उसमें शामिल होने गए थे। तो ये मॉस्को में इस बार होता है जुलाई 8-9 2024 को। ये 22वां एडिशन था जो शुरुआत होती है 2000 में। फर्स्ट समिट इसकी जो है अक्टूबर 2000 को होती है, जबकि व्लादिमीर पुतिन इंडिया आते हैं। Which regional organization represents the intersection of India's neighborhood first and act east policy? आपको पता है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके 2 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है नेबरहुड फर्स्ट, मतलब पड़ोसी को सबसे प्रथम प्राथमिकता देनी है, और दूसरा है कि हमें अपनी नज़र जो है ईस्ट के तरफ देनी है, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया से अपने संबंध को जो है जियोपॉलिटिकली या कॉमर्शियली कल्चरली जो है और आगे बढ़ाना है। इन दोनों के इंटरसेक्शन पे जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है मैं पूछ रहा हूँ, वो है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक इतना लंबा सा नाम है, इसका नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बहुत लंबा, तो पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, फिर बनता है ये कब सेटअप हुआ है, तीसरा क्वेश्चन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ढाका बांग्लादेश में, चौथा कि इसके मेंबर कौन है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। गौर कीजिए कि इसमें 2 ऐसे कंट्री हैं, म्यांमार और थाईलैंड, जो कि आसियान के मेंबर हैं और सार्क के मेंबर नहीं है। गौर कीजिएगा। और इसमें 2 कंट्री ऐसे हैं जो सार्क के मेंबर है लेकिन आसियान के बिम्स्टेक के मेंबर नहीं है, पाकिस्तान और बांग्लादेश और मालदीव। पाकिस्तान एंड मालदीव, बांग्लादेश है। द सेकेंड रिट्रीट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ बिम्स्टेक। अभी जो है बिम्स्टेक की बैठक बहुत सालों से हुई नहीं है। इसके पहले मुझे लगता है शायद 2022 में मार्च में हुई थी कोलंबो में, उसके बाद से नहीं हुई है। तो अभी जो है सेकेंड रिट्रीट, मतलब एक तरह की बैठक कह लीजिए, फॉरेन मिनिस्टर की बिम्स्टेक की होती है। कहाँ होती है, कब होती है, मैं पूछ रहा हूँ। ये न्यू दिल्ली में जुलाई 11-12 को होती है, ठीक उसके बाद जबकि मोदी जी लौट के मॉस्को से आते हैं, तो उसी टाइम में जो है बिम्स्टेक के फॉरेन मिनिस्टर की बैठक होती है। ये आप देख सकते हैं, इसमें आप जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनको भी आप देख सकते हैं। हु इज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? अभी एक मेजर बदलाव एक और ब्यूरोक्रेसी में होता है। जो फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री के सबसे बड़े अधिकारी, फॉरेन मिनिस्टर के बाद सबसे बड़े उच्चाधिकारी जो आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव, यदि परमानेंट एग्जीक्यूटिव देखें ब्यूरोक्रेसी में या डिप्लोमेसी में तो फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं। तो अभी इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी चेंज हुए हैं। कौन बने हैं?
इनका नाम है विक्रम मिस्री। विक्रम मिस्री का फोटो देख सकते हैं। इसके जस्ट पहले जो है ये जेंटलमैन जो है फॉरेन सेक्रेटरी थे हमारे, इनका नाम था विजय मोहन क्वात्रा। ये न्यूज में आते रहते थे। विजय मोहन क्वात्रा भी बैठे हुए नहीं है, रिटायर नहीं किए हैं। रिटायरमेंट के ठीक बाद इनको बना दिया गया है अमेरिका में भारत का राजदूत। तो ये अमेरिका में भारत के राजदूत बन के अभी जाएंगे। तो ये दोनों का नाम आपको याद रखना चाहिए, विक्रम मिस्री। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अभी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो इनफैक्ट वो जो है एक्सटर्नल वो फॉरेन सेक्रेटरी थे इंडिया के, रिटायरमेंट के बाद वो पॉलिटिशियन बने। राइट टू बी फॉरगॉटन इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच राइट? ये क्यों चर्चा में आया? भुला देने की मतलब हमको आपको भूलना होगा, ये मेरा अधिकार है। इसका देखिए मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि कोई रेप के आरोप में कोई क्रिमिनल जो है वो जेल जाता है, कोई क्राइम करता है, जेल जाता है, जेल में 20 साल रह के वो आता है और अपनी जीवन के बचे खुचे पल को बेचारा वो समेटता है। उसने सजा काट ली है, वो एक छिपे हुए जगह में अपना गांव में अपना खेती करता है या कोई छोटा मोटा धंधा करता है। अब मान लीजिए कि कोई उसके वीडियो को निकाल ले, कोई उसके कहानी को निकाल ले और जहां वो रह रहा है वहां पे पोस्टर लगा दे कि देखो ये आदमी तो रेपिस्ट था, तो उसका कोई सामान नहीं खरीदेगा, उसको कोई समाज में रहने नहीं देगा। तो लोगों, ये सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शन है कि ये राइट टू बी फॉरगॉटन जो हमारा राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है। यदि हमारा कोई पास्ट है और वो पास्ट ट्रबलसम है और हम उसको भूल करके नई लाइफ जी रहे हैं, कोई उसमें गैरकानूनी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम कोई क्राइम करके छिपे हुए हैं, उस क्राइम की सजा भी हमें मिल चुकी है। या मान लीजिए कि किसी को रेप का चार्ज लगाया जाता है, 6 साल तक वो ट्रायल लड़ता है और फिर वो छूट जाता है, उसको कहा जाता है बिल्कुल ये इसने रेप नहीं किया था, गलत था, तब भी उसके साथ में वो चिपका रहता है कि इसको तो रेप के आरोप में जेल गए थे। इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हर इंडिविजुअल को राइट टू बी फॉरगॉटन है। मतलब आपको हमें भूलना होगा, आप उसको मेरा प्रचार नहीं कर सकते, मुझे अपना पास्ट याद नहीं दिला सकते। तो मैं पूछ रहा हूं कि राइट टू बी फॉरगॉटन जो है ये किस अधिकार के तहत आता है, किस आर्टिकल? तो ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है आर्टिकल 21, उसी का एक एक्सटेंशन माना जाता है, जिसके तहत राइट टू प्राइवेसी भी आती है। हमें प्राइवेसी का अधिकार है तो राइट टू बी फॉरगॉटन का भी अधिकार है। विच इज डिक्लेयर्ड एज द 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया? आपको पता है कि इंडिया में अभी तक यूनेस्को के 42 जो है हेरिटेज साइट थे, जिसको कि धरोहर माना जाता है कि इसकी रक्षा करनी है, ये कल्चरल साइट है। उसमें 43वां नाम जुड़ गया। वो कौन सा जगह है उसका हम लोग फोटो भी देखेंगे, नाम भी देखेंगे। वो जगह का नाम है मोइदम्स, द माउंड बेरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी। अहोम डायनेस्टी जो है वो असम की सबसे बड़ी राज करने वाली एक डायनेस्टी थी, जैसे मुगल डायनेस्टी है। वो वहां पे उन्होंने बरसों सदियों जो है उन्होंने राज किया, और उनके जो राजा या उनके राज परिवार के लोग होते थे उनको जहां दफनाया जाता था, देखिए किस टाइप का माउंड बना हुआ है, एक टीला बना हुआ है, इसके अंदर यहाँ पे दफन किया जाता है। उस ग्राउंड को कितनी ब्यूटीफुल ढंग से रखा गया है। अब ये बन गया है जिसको यहाँ पे मोइदम्स कहा जाता है, लोग देखने जाते हैं। अब ये जो है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया इंडिया में 43वां। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। Which state top in the नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स स्टेट इंडेक्स 2024? नीति आयोग जो है हर स्टेट को इस पैमाने पे मेजर करती है कि आपने कैसा काम किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट को मीट करने के लिए, जो 17 टारगेट हैं। इसमें 2 स्टेट टाई पे आते हैं, दोनों के स्कोर बराबर हैं, उत्तराखंड एंड केरला। तो आपको बस जानना चाहिए, कहीं आ सकता है। लास्ट स्लाइड देखिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वाड आईपीएमडीए क्या है और क्यों इंडिया से इसका जुड़ाव है? तो आईपीएमडीए का फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। अब ये मैं क्यों इंडिया में पूछ रहा हूं, आप ये देख सकते हैं कि ये इंडो पैसिफिक में क्वाड कंट्री का एक मैरीटाइम में बहुत सारी चीज़ों को लेके एक अवेयरनेस का डोमेन है। देखिए ये है क्या, विच वॉज लॉन्च्ड बाय क्वाड इन 2022 टू कम्बैट इलीगल फिशिंग। कॉम्बैट करना है इस एरिया में, इंडो पैसिफिक में डार्क शिपिंग, मतलब जो छिपे हुए जो शिप होते हैं, जब पायरेटिंग और इस टाइप के इलीगल एक्टिविटी, उसको मॉनिटर करना है। लेकिन अभी क्या हुआ कि क्वाड की जो बैठक हुई फॉरेन मिनिस्टर की, उसमें ये तय किया गया कि इसको एक्सटेंड किया जाएगा इंडियन ओशन में भी। और इंडिया में जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन नेवी का, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर गुड़गांव, उसके थ्रू जो है ये एक्सपेंड किया जाएगा इंडियन ओशन में। इसलिए ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं।
which is not one of the ambit or scope of Quad's humanitarian assistance and disaster relief. अब ये थोड़ा सा ऑब्सक्योर क्वेश्चन है, लेकिन सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में पूछा जाता है। उसी मीटिंग में इसकी भी, ये भी बहुत पहले बना था, लेकिन अभी उसके स्कोप को बढ़ाया गया है। क्वाड का ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिसास्टर रिलीफ का भी जो है एक प्रयास है कि यदि कहीं पे समुद्री दुर्घटना हो जाए, कहीं इंडो पैसिफिक में, तो कुछ, तो उसके तहत इन्होंने जो है डिजिटल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके फूड सिक्योरिटी को इस इंडो पैसिफिक एरिया में सिक्योर करना है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंगेज प्रोग्राम करना है, एआई इंगेज प्रोग्राम। इसके अलावा ओपन रैन जो है, ओपन रैन का मतलब ये होता है कि कोई भी मोबाइल का इक्विपमेंट हो, लेकिन आप उसको इंटर ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे एरिक्सन का हो, हुआई का हो, जेटी का हो। बहुत सारे कंपनी जो है मोबाइल के लिए, जो मोबाइल फोन हम लोग यूज करते हैं, उसके टेलीफोन एक्सचेंज बनाते हैं, लेकिन उनका आपस में मेल कैसे हो, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी होती है उसको ओपन रैन कहते हैं, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क। मतलब आपका मोबाइल जो है किसी भी ऑपरेटर के टेलीफोन एक्सचेंज, मोबाइल एक्सचेंज से जुड़ सकता है। ये उससे क्या होती है ना कि मान लीजिए कि पूरे आइलैंड में एक मोबाइल ऑपरेटर का इक्विपमेंट है, दूसरे में दूसरा, सब आपस में बात कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे पैसिफिक ओशन के एक छोटे आइलैंड पालाउ में जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये तीनों ही जो है उसके स्कोप में शामिल किया गया। ऑफकोर्स मैं समझ सकता हूँ ये थोड़ा ऑब्सक्योर क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को भी देख लीजिए और थोड़ा जा करके पढ़ लीजिए, नेट पे मैं कर रहा हूँ। नन ऑफ देम मतलब सभी इसमें हैं। सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। ऐसे में थोड़ी थकाने वाली है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन में जुटा पाया हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स यदि आप एक दो बार देखेंगे और थोड़ा रिसर्च करेंगे तो ना केवल यूजीसी नेट या अदर एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर पाएंगे, सीयूईटी पीजी, बट सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स और अदर जो पीएससी एग्जाम होते हैं उनके लिए भी आप रेडी होंगे जुलाई के महीने में घटनाओं को लेकर के। सो ओके डियर स्टूडेंट, ये बहुत बड़ा एक थकाने वाला एक्सरसाइज, लेकिन ये और आरपीएससी ऐसे पेपर हैं जो कि मदर पेपर जैसे हैं, आपको बहुत ज़्यादा डीप ले जाते हैं। तो इसलिए भी मुझे थकान तो हुई है, लेकिन आई होप कि इसको आप बहुत गौर से देखेंगे, कई बार देखेंगे, नोट बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका जो चैनल है वो एक क्रूशियल फेज में है, इसको 1.5 लाख सब्सक्राइबर तक जल्द से जल्द ले जाएं तो थोड़ी और अच्छा चैनल के लिए, कम्युनिटी के लिए होगा। लोगों को बताएं। आप एक जो व्यक्ति हमारे मेंबर हैं वो कितने को बता सकते हैं भाई सोशल मीडिया में, कोरा पे लिखें, व्हाट्सएप पे लिखें, ब्लॉग लिखें, बताएं लोगों को, बस बताएं, और जो सही आपको लगता है वो बताएं। यस, और यदि आप प्रिपरेटरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मैंने कहा है कि सभी एग्जाम के लिए, इवन यदि आप मैं तो कहूँगा यदि मेरे जो स्टूडेंट पीएसआईआर का मेन लिखने की कर रहे हैं वो भी इन क्लासेस को सुने। एक प्रयास है, मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई ऐसा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्लास नहीं हो सकता है, लेकिन ये एकदम इंटेंसिव क्लास होगा जिसमें कि स्टूडेंट और टीचर मिल करके जो है समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप अपना नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर paulsciencehelp@gmail.com पे आप भेजें, आगे आपको बताया जाएगा। इस तरीके से आप मुझसे जो है जुड़ सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, पेपर भेज सकते हैं, कोई भी। मैं कोशिश हमेशा करता हूं कि यदि आप कोई पेपर भेजते हैं तो उसको एनालाइज करूं। चलिए मिलेंगे बहुत जल्द किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा, टेक केयर।